घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल मैं बात करूंगा नक्सली हमले की, और सिर्फ नक्सली हमले की नहीं। न्यूज़ 24 श्रद्धांजलि देता है अपने बहादुर जवानों को, जो देश की हिफाजत के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण त्याग देते हैं, अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? एक ताल ठोकते हैं। हर बार हमारे बहादुर जब वीर गति को प्राप्त होते हैं, हमारे कर्ता धर्ता, हमारी सरकारें, हमारे नेता, हमारे मंत्री देश को भरोसा दिलाते हैं इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। यह स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो गया है। बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, और बात वहीं खत्म हो जाती है। और फिर एक और वाकया पेश आता है, फिर बलिदान देने की नौबत आती है। मैं बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ की। शनिवार को, आज से 2 दिन पहले, वहां के बीजापुर इलाके में माओवादियों ने घात लगाई और हमारे 22 जवान शहीद हो गए। 30 से ज्यादा जख्मी हैं। एक बहादुर जवान इन माओवादियों, इन नक्सलियों, इन देशद्रोहियों के वो कब्जे में है। उनका नाम राकेश्वर सिंह है। उनकी धर्मपत्नी भी जम्मू से मेरे साथ लाइव जुड़ेंगी। हुआ क्या था? खबर यह मिली, अब मैं पूरा सिलसिला आपको समझाता हूं। खबर यह मिली कि नक्सलियों के एक सरगना, जिसका नाम मडवी हिमडा है, मडवी हिडमा, पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी बटालियन नंबर 1 का कमांडर, लगभग 30 साल की उम्र बताई जाती है। पिछले 10 सालों से इसी इलाके में सक्रिय है। और मैं यहां पर गिनवाना नहीं चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में कितने हमारे बहादुर देश के लिए बलिदान दे चुके हैं। वो अपने आप में व्यर्थ हो चुका है। एक बॉडी काउंट स्टोरी हो गई है कि इतने सीआरपीएफ के जवान 11 मई को शहादत दी थी, 2014 में इतने लोग मारे गए थे, 2013 में कांग्रेस के लोग भी मारे गए थे, नेता मारे गए थे। मैं उस डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं। खबर यह मिली कि 2 ये कमांडर एक जगह छुपे हुए हैं। तो 6 कैंपों के 2000 हमारे सुरक्षा कर्मी, जिसमें कोबरा जैसी इलीट बटालियन के लोग भी शामिल थे, वो वहां पहुंचते हैं। लेकिन उन्हें वहां पर 400-500 नक्सली घेर लेते हैं। धोखा दिया गया था, घात लगाए बैठे थे, गलत जानकारी थी। सरकार अब चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह भी कह रहे हैं कि नहीं, देयर वाज नो इंटेलिजेंस फेलियर। 2000 हमारे सुरक्षाकर्मी इन माओवादियों, आतंकियों, नक्सलवादियों की खोज खबर लेने के लिए, इनको पकड़ने के लिए जाते हैं और घेर लिए जाते हैं, और कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं। क्या यह बात आपके गले उतरती है? और वहां पर 3 ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है। माओवादी भी मरे, हमारे सैनिक बहादुर हैं, वो भी मरे। 25-30 नक्सली भी मौत के घाट उतार दिए गए। लेकिन वहां 3 ट्रैक्टर मौजूद थे। ट्रैक्टरों में ट्रॉली साथ में लगी हुई थी, उसमें लाद कर ये ले गए।
साथ में राकेश्वर सिंह को भी ले गए। तो ये कितने बेखौफ हैं, कितने बेलगाम हैं इस इलाके में, इसका सहज अंदाजा लगता है। आपको ध्यान होगा 8 नवंबर 2016 को जब हम 50 दिन तक लाइनों में खड़े हुए थे, नोटबंदी हुई थी। नोटबंदी का एक बड़ा मकसद यह था कि आतंकियों और नक्सलियों और माओवादियों की कमर तोड़ी जाएगी, इनकी सोर्स ऑफ फंडिंग तोड़ी जाएगी। तो क्या वो सोर्स ऑफ फंडिंग टूट गई है? इन नक्सलियों के पास तमाम अत्याधुनिक हथियार, हैंड ग्रेनेड, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, मोर्टार्स, ये कहां से आ जाते हैं? और ये कोई बॉर्डर इलाके पर नहीं है। छत्तीसगढ़ का किसी और देश के साथ कोई बॉर्डर नहीं है। जिस रेड कॉरिडोर की हम बात करते हैं, जो झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्रा तक जाता है, क्या वो अभी भी जस का तस है? और होता क्या है फिर? ये तो कह दिया इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, वो रस्म अदायगी तो कर दी गई, लेकिन राजनीति भी हावी हुई। राजनीति कैसे हावी हुई? कांग्रेस आरोप लगा रही है कि गृह मंत्री अमित शाह जब हमला हुआ वो तो चुनाव प्रचार कर रहे थे, तमिलनाडु में, केरल में रोड शो कर रहे थे, एक मशहूर अभिनेत्री के लिए कैंपेन कर रहे थे। 24 घंटे तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, तो क्या नैतिक आधार है कि वो गृह मंत्री बने रहे? उनके गृह मंत्री रहते 5213 नक्सली घटनाएं हो चुकी हैं, 1416 लोग शहीद हो चुके हैं, जिसमें हमारे जवान भी शामिल हैं। तो सीधे जिम्मेदारी गृह मंत्री की। यह कांग्रेस का पक्ष है। उधर बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी का पलटवार। अरे सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कर रहे थे? वो तो असम में प्रचार कर रहे थे, मार्च निकाल रहे थे, असम में नाच रहे थे। प्राथमिक जिम्मेदारी सूबे के मुख्यमंत्री की है। छत्तीसगढ़ संकट में है, जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन कोई जवाबदार व्यक्ति नहीं है। अब आप समझिए हमारी राजनीति किस लेवल तक आ गई। इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, नहीं हुआ, जानकारी कैसे मिली, वहां पर 500 नक्सली कैसे पहुंच गए, उनके पास ये हथियार कैसे थे? और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सब सुरक्षा के जानकार ये जानते हैं कि फरवरी से जून के बीच हर साल ये जो माओवादी हैं, जो ये देशद्रोही हैं, छत्तीसगढ़ और इन इलाकों में वो काउंटर ऑफेंसिव करते हैं, और भर्तियां करने के लिए और लोगों को बरगलाने के लिए। और इसीलिए आपने पाया होगा पिछले 10 सालों का आप रिकॉर्ड खंगालिए, बहुत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जाते हैं ना, कभी रियल सर्च भी कर लीजिए, आप पाएंगे जितने बड़े आतंकी हमले हुए हैं, नक्सली वारदातें हुई हैं, वो फरवरी और जून के बीच में ही होती हैं। मार्च, अप्रैल, मई, ये ऐसे महीने हैं। तो हमें यह जानकारी है, लेकिन हम जानकर अनजान बने रहते हैं क्या? और हमारे जवान शहीद हो जाएं, कैनन फॉडर है क्या? समझते हैं कैनन फॉडर, बलि के बकरे हैं क्या? और बहुत से लोग आप में, मुझ में, हमारे इस समाज में वो शामिल हैं कि अरे सीआरपीएफ वाले, फौज वाले, अरे भाई गोली खाने के लिए ही तो तनख्वाह मिलती है। यह भी एक सोच है, कड़वी बात कह रहा हूं, बहुत लोगों को बुरी लग सकती है, पर यह भी एक हकीकत है कि गोली खाने के लिए ही तो पैसे दिए जाते हैं ना, तनख्वाह मिलती है इनको। बहुत से लोगों को पेट में इस बात का दर्द होता है कि अरे कैंटीन में बहुत कम कीमत पर शराब परोसी जाती है, दी जाती है फौजियों को। तो शहीद हो गए जवान, राजनीति आ गई, फसल काटने की बारी आ गई। कांग्रेस तो अब यह भी कहने लगी है कि अरे 2008 में मुंबई पर हमला हुआ था, गृह मंत्री उस वक्त शिवराज पाटिल थे, उनके कपड़े बदलने को लेकर इस्तीफे की मांग हो गई थी, और यहां पर चुनाव प्रचार चल रहा है। चुनाव प्रचार में कोई विघ्न, कोई खलल नहीं आता है।
24 घंटे बाद प्रतिक्रिया आती है और उसके बाद आकर श्रद्धांजलि दी जाती है। यही हमारी कड़वी हकीकत है क्या? यही हमारी असलियत है क्या? गृह मंत्री अमित शाह और सूबे के मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि कैसे दी और क्या कहा उसके बाद, पहले वो सुनिए। हमारे जवानों का मोरल अभी भी इंटैक्ट है और आगे बढ़ा है, और मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी, और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। सार्थक बातचीत हुई है और केंद्र के बल और राज्य के बल के जो दोनों अधिकारी हैं उनके बीच में यहाँ पर समन्वय भी है और संयुक्त रूप से ऑपरेशन भी हुआ है और आगे भी इस प्रकार से होगा। तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या हैं? ये तो श्रद्धांजलि दे दी गई, कम से कम यहां पर तो एकजुटता दिखाई गई है, लेकिन फिर वो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की वानगी भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। लेकिन पहले आज का सबसे बड़ा सवाल, जवानों के बलिदान पर सियासत क्यों और कब तक शहादत देते रहेंगे जवान? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से थोपाली आर श्रीनिवास, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव उनके मुख्य प्रवक्ता अतुल कुमार अंजान, दो दिलेर ऑफिसर्स आईजी रह चुके हैं सीआरपीएफ के आरके सिंह, और यशोवर्धन आजाद सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, आईबी के स्पेशल डायरेक्टर रह चुके हैं, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन भुक्तभोगी हैं इस हमले की मीनू, इनके पति राकेश्वर सिंह इस वक्त इन नक्सलियों के कब्जे में है, उनका परिवार उनके साथ है। मीनू, फोन भी आया है, सुना है मैंने कि नक्सलियों ने आपको फोन किया या सरकार ने आपको जानकारी दी है कि आपके पति नक्सलियों के कब्जे में है? क्या कुछ जानकारी दी गई आपको? एक जानकारी प्राप्त हुई है, उसके बाद मुझे एक लोकल मीडिया का फोन आया वहां से, IBPC 24 का। उन्होंने मेरा नाम पूछा, मेरा हस्बैंड का नाम पूछा, और वो मुझे ये बोलते हैं कि आप क्या उनके आगे अपील रखना चाहते हो, आप मुझे अपनी अपील बता दो, मैं उनके तक पहुंचा दूंगा बस। तो आप मुझे उनका एक फोटो सेंड कर दीजिए व्हाट्सएप पे, उसके बाद मैं आपकी अपील ले लूंगा और उनको पहुंचा दूंगा। उसके बाद मेरे घर वालों ने बोला कि हम कोई फोटो नहीं देंगे, ना ही हम कोई अपील करेंगे उनसे। अपील क्यों नहीं करेंगी आप? चाहती नहीं राकेश्वर वापस आ जाएं, आपके पति वापस आ जाएं? जी सर, मैं चाहती हूँ कि वो वापस आ जाए, पर हम ये श्योर नहीं था ना कि वो मीडिया से बोल रहे हैं या कोई नक्सलाइट बोल रहा है, हमें ये श्योर नहीं था, हम कैसे इंफॉर्मेशन देते उनको। सरकार ने आपको कोई जानकारी दी है आपके पति के बारे में? नहीं, कोई जानकारी नहीं दी सर। कोई जानकारी नहीं दी है? ना केंद्र सरकार से ना राज्य सरकार से कोई फोन नहीं आया? कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई, कोई कुछ नहीं आया। सीआरपीएफ की तरफ से कोई जानकारी कि भाई आपके पति अभी लापता हैं, हो सकता है कि नक्सली उन्हें ले गए हों, हो सकता है अभी वो जंगल में छिपे हों, क्या सीआरपीएफ ने आपके साथ कोई संपर्क साधा? कोई संपर्क नहीं साधा। हमारे ग्रुप सेंटर बन तालाब से 2 बंदे आए थे, एक असिस्टेंट कमांडेंट और एक इंस्पेक्टर आया था। उन्होंने मेरे से बात की और उन्होंने यही बोला कि हम अभी आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, इंफॉर्मेशन यही है कि वो मिसिंग है और उनका सर्च ऑपरेशन जारी है। बस ये जानकारी दी गई है। 2 अधिकारी आए, आपसे कोई जानकारी नहीं ली गई। मीनू, बहुत ही मुश्किल घड़ी है आपकी, और मैं आपके दर्द कुरेदना नहीं चाहता हूं, पर ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जवानों की शहादत, जय जवान के जो ये नारे बुलंद होते हैं, सरकार आपसे संपर्क नहीं करती, सीआरपीएफ कोई पूरी जानकारी नहीं देता है,
48 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। शनिवार को 11:30 बजे ये हमला हुआ था, 4 घंटे फायरिंग हुई है, तो शाम को 4 बजे भी लगा लो, उसके बाद भी 2 दिन बीत चुके हैं। आपके लिए तो पल पल भारी हो रहा होगा। जी सर, बहुत भारी, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा क्या नहीं, समझ नहीं आ रहा कुछ। अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई हमें उनकी तरफ से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। मैं और कुछ निजी सवाल, यहाँ भावुक सवाल कतई नहीं पूछूंगा आपसे। मैं आपका दर्द समझता हूँ, पीड़ा समझता हूँ, और इंतज़ार कितना लंबा हो सकता है ऐसे समय में। मैंने खुद तो नहीं झेला है, पर मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आर.के. सिंह, ना सरकार ने संपर्क किया है, केंद्र सरकार ने, ना राज्य सरकार ने, और आप सीआरपीएफ में रहे हैं। एक असिस्टेंट कमांडर का जाकर ये बता देना जी मिसिंग है, बस ये आलम है। और हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। वो बात वो डिफरेंट है संदीप जी, वो डिफरेंट इशू है, ये डिफरेंट इशू है। हमारा जवान हमारे पास आज की डेट में नहीं है। वो एक ऑपरेशंस के लिए गया था और ऑपरेशन के बाद वो हमारे पास नहीं है। ना तो उसकी बॉडी मिली है, ना वो खुद संपर्क किया है। तो हम उसके परिवार को कोई आश्वासन नहीं दे सकते कि वो किस परिस्थिति में है। हमने उसे जाके सहारा तो दे सकते हैं। सहारा तो देखिए, सहारा देने के लिए सीआरपी कभी पीछे नहीं हटी। हमारा एक ऑफिसर, 2 ऑफिसर गए हैं और उन्होंने जब उनसे बात की है तो उन्होंने परिस्थिति उनको अवगत कराया है, उनके परिवार वालों को। और सहारा के लिए तो हम हर पल तैयार हैं। फोर्स के बारे में मैं आपको बताना उन्हें कोई जानकारी नहीं है, उन्हें यह नहीं पता मीडिया वाला कर रहा है, कोई नक्सली फोन कर रहा है कि पति की फोटो भेज दो जी और अपील कर दो। वो जांच का विषय है। अपील की जहां तक सवाल है, अगर किसी माध्यम से फोर्स को, सीआरपीएफ को या गवर्नमेंट को कोई संपर्क, परिवार को जानकारी का हक है कि नहीं है? बिल्कुल है। तभी तो हमारे ऑफिसर गए हैं, वहां मिलने के लिए गए हैं और उनको बताया है कि हम लोग आपके साथ हैं और परिस्थिति ये है कि हमारा जवान जो ऑपरेशन के लिए गया था वो हमारे साथ आज की डेट में अभी नहीं है। ये हम उनको सूचित कर दिए हैं और हमारा प्रयास तो जारी रहेगा और जारी रहेगा तब तक जब तक कि हम कंक्लूजन तक न पहुंच जाएं कि हमारा जवान कहां है, किस परिस्थिति में है। तो इसके लिए हम जिम्मेवार हैं और हम लोग उसके परिवार के साथ। कैनन फॉडर शब्द इसीलिए बड़ी जिम्मेदारी से वो अलग बात है, वो अलग बात है संदीप जी। देखिए, हमारे साथ जो परेशानियां हैं वो हम झेल रहे हैं, आज से नहीं, जब से हम लोग नॉर्थ ईस्ट से लेके यहाँ परिवार पर क्या गुजर रही हो? बहुत बुरा गुजर रहा है। एक पल इंतजार का। यस, इसके लिए कोई खबर तो पता लगे। हाँ, खबर तो पता लगे। ये तो उनका हम लोग उनके सारे दुख तकलीफ में उनके साथ हैं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं और ये भी बताता हूं कि आप जानते हैं वहां जितने भी अधिकारी हैं वो किसी न किसी रूप में उनके परिवार के साथ संपर्क में होंगे, हैं और होंगे। और ये हम लोग इंश्योर करेंगे कि हमारा जवान सही सलामत हमारे पास आ जाए। इसके लिए जो संभव प्रयास होगा हम करेंगे, जो संभव प्रयास होगा। तापोली श्रीनिवास, ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, ये सिर्फ ताल ठोकने की बात है क्या? डू वी रियली केयर अबाउट आवर सोल्जर्स? क्या हमें उनकी चिंता है? या शहादत हो गई, चलिए अभी श्रद्धांजलि देंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर थोड़ी और शहादत हो जाएंगी, फिर उसे राजनीतिक मुलम्मा चढ़ा देंगे कुछ? संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वापस मेरे को बुलाया इस डिबेट में। और पहले तो उन 22 शहीदों के लिए मेरी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। और जो आपका सवाल है, ये हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने जो बोला है, मैं उनसे पूरी तरह 100% एग्री करता हूं। जो उन्होंने बोला कुछ सोच समझ के ही बोला होगा, और उनके पीछे जो स्ट्रैटेजी है वो पब्लिक में बुलाया नहीं जाएगा। और जहां तक वापस जो एक्शन होगा, वो तो मेरे हिसाब से अब तक तो वो एक्शन प्लान तो डिस्कशन में आ गया है। और जहां तक मैं समझता हूं, जो आपने बोला 24 घंटे तक वो रिएक्शन नहीं था, मैं एक ही बोलना चाहता हूं, ऐसे चीजों के लिए बहुत सेंसिटिव रहना पड़ता है। और सब फैक्ट्स को लेके जो रिएक्शन हम देंगे वो ताकि घर परिवारजनों को और जो बाकी जो कैप्चर हुए हैं उन पे कोई असर ना हो,
उस हिसाब से माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत हाँ, मतलब एक्शन प्लान बड़े सोच समझकर कोऑर्डिनेटेड तरीके से बनाया जाता है। वो एक्शन प्लान नक्सलियों से निपटने के लिए है कि चुनावी जीत के लिए? वो एक्शन प्लान कौन सा बन रहा था 24 घंटे में? देखिए संदीप जी, इसके दो पहलू हैं। ये ऑपोजिशन तो कुछ भी बोल सकता है, मगर जहां तक नहीं, यहां पर सब, मैं सबको इस हमाम में सब किस तरह से समझ गया, निर्वस्त्र है। मैं अभी कांग्रेस की भी सवाल पूछूंगा। मेरा सवाल यह है कि क्या हमारी राजनीतिक जमात हमारे जवानों के बारे में परवाह भी करती है? सवाल यह है, कौन सा एक्शन प्लान 24 घंटे में? यह एक्शन प्लान बन रहा था या तमिलनाडु केरल में चुनावी जीत कैसे इंश्योर की जाए उसका एक्शन प्लान बन रहा था? संदीप जी, थोड़े ऐसे चीज होते हैं जो पब्लिक में नहीं बोले जाते, और वो जो एक्शन प्लान बनेगा, आप वाकई आप देखेंगे क्या एक्शन प्लान बन रहा है, उसका रिजल्ट आप देखेंगे। और ये मैं आपको एक छोटा सा डेटा देता हूं संदीप जी। 2009 में 180 जो डिस्ट्रिक्ट्स थे नक्सली अफेक्टेड, आज घट के 90 हुए हैं। मतलब कुछ ना कुछ तो काम हुआ है जमीनी स्तर पे, और हीलिंग टच के साथ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें इन्वॉल्व होती है, ह्यूमन हीलिंग टच और ऊपर से आपको एंटी नेशनल नेक्सस जो है, और उसके हिसाब से जो भी प्लान बनना चाहिए और प्लान बनेगा, उसमें ये देखना पड़ेगा कि कम से कम कोलैटरल डैमेज हो, तो जो इनोसेंट लोग ना इसमें पिसे, इसमें इस हिसाब से होगा। और आप एक्शन प्लान की बात कर रहे हैं ना, अब मैं राजनीति की हकीकत भी दिखा दूं। मैंने जानबूझकर ये दो बयान रोके हुए थे श्रीनिवास, आप सुनिए दोनों तरफ के बयान, बीजेपी का भी और कांग्रेस का भी। आप बयान सुनिए और समझिए कि हमारी राजनीतिक गंभीरता कितनी है नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर। देखिए, मुख्यमंत्री असम चुनाव में व्यस्त है, रोम जल रहा है और नीरव बांसुरी बजा रहा है, रैलियां कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, वहां डांस कर रहे हैं। इतनी बड़ी घटना के बाद, इतना बड़ा संकट आने के बाद ये जब मालूम हो जाता है कि 23 जवान की शहादत हो गई, मुख्यमंत्री ने जरूरत नहीं समझा कि बीजापुर में जाके उन जवानों को, उन पुलिस के लोगों को सांत्वना दें। हमारे सैनिक पूरी बहादुरी से लड़ते हैं, अपनी जान हथेली पर रखकर लड़ते हैं, नक्सलवादियों का सफाया करने के लिए लड़ते हैं। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए, उनकी वीरगति को जितना नमन किया जाए, उतना कम है। वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, पर उनका मुखिया 1000 लाइट असेंबली में एक सिने तारिका के साथ रोड शो कर रहा होता है, उसे समय नहीं है। उसके बाद एक और जलसा करता है तमिलनाडु में, फिर केरल जाता है, फिर केरल 2 जलसे करता है, फिर असम जाता है, फिर असम में एक जलसा करता है, उसके बाद वापिस आते हैं। कोई और गृह मंत्री होता ना तो आप लोग उसका इस्तीफा मांग लेते अब तक। यह हकीकत है श्रीनिवास, यही हकीकत है ना हमारी। डॉक्टर रमन सिंह जी का मैंने स्टेटमेंट सुना, और वो उनका व्यक्तिगत विचार है, वो बहुत सीनियर लीडर हैं, और मेरे हिसाब से पार्टी उसके हिसाब से एक्शन लेंगी। मैं उस पर जाना नहीं चाहूंगा, उनका जो पर्सनल जो विचार है। और कांग्रेस का जो प्रवक्ता थे जिन्होंने बोला, मैं समझता हूं थोड़ा बहुत उनको भी आईना दिखाने की जरूरत है। 26/11 का जो वाकया हुआ था, जो बहुत पहले नहीं हुआ, अभी तो 26/11 में तो गृह मंत्री का इस्तीफा मांग लिया था ना आप लोगों ने, कि कपड़े बदलते घूम रहे हैं। तो यहां पर अगर प्रचार हो रहा है तो ये सिमिलर सिचुएशन है कि यहां पर स्थिति बदल गई। संदीप जी, हमारे माननीय गृह मंत्री जी के नीचे किशन रेड्डी जी भी हैं जो मेमोएस हैं। अच्छा। और मैं 100% मैं ये वाक्य रखता हूं कि उनके पास भी जो इंफॉर्मेशन है वो एक्ट करके। शिवराज पाटिल के नीचे श्री प्रकाश जायसवाल थे ही नहीं गृह राज्य मंत्री, तब अकेले गृह मंत्री काम करते थे। देखिए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में डिफर करता है। हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी काम करने वाली गवर्नमेंट है, मैं जरूर बोलूंगा कि हमने रिजल्ट्स दिखाए हैं, और फैक्ट्स बोलता है और डेटा बोलता है। फैक्ट्स बोलता है, डेटा बोलता है। अबे दुबे, अब आप कह रहे हैं जी गृह मंत्री की नैतिक जिम्मेदारी है, लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। प्राथमिक जिम्मेदारी क्या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की नहीं बनती? वो तो नाचते घूम रहे थे, प्रचार करते घूम रहे थे असम में, उनकी जिम्मेदारी नहीं है
एक दूसरे के कांधे पर जिम्मेदारी डालकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे सब राजनीतिक दल। देखिए संदीप जी, मैं इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती अगर आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहें कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, तो उनको बताना चाहता हूं 19 अक्टूबर सुनिए ना, तो फिर आपको पढ़ना चाहिए। आप गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर जाइए। 19 अक्टूबर 2006 को स्पेसिफिकली होम मिनिस्ट्री के तहत एक अलग LWE एक्सट्रीमिज्म के लिए डिवीजन बना। उसका पहली लाइन में पढ़कर बताता हूं, वो कहती है कि इन द मिनिस्ट्री इफेक्टिवली एड्रेस द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट इंसर्जेंसी इन अ होलिस्टिक मैनर। पूरे दायित्व के साथ वो कह रहे हैं कि इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है और होलिस्टिक मैनर में इस अतिवादी विचारधारा के साथ लड़ना गृह मंत्रालय। तो मतलब फिर मैं पूछना चाहता हूं, तो मतलब भूपेश बघेल की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, इसीलिए वो असम में चुनाव प्रचार कर रहे थे, लोगों के बीच नाच रहे थे, है ना? संदीप जी, बिल्कुल झूठ की बुनियाद पर यह बात कही। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, यह पूरे 2000 सैनिकों का ऑपरेशन गृह मंत्रालय मॉनिटर कर रहा था। जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, जिसकी जानकारी ऑपरेशन के पहले भी गृह मंत्री को थी। और 11 बजे जब टेकलगुड़ा गांव में 11:30 बजे यह हमला हुआ, उसके तत्काल बाद देश के गृह मंत्री को यह नैतिक जिम्मेदारी है कि खबर दी जाए, और मैं मानता हूं उन्हें खबर दी गई। उसके बाद क्या हुआ? 1 बजे तमिलनाडु में उन्होंने रोड शो किया। उसके बाद 3:30 पे केरला में एक रैली की, 5 बजे केरला में एक रोड शो किया, शाम को 7 बजे फिर एक रोड शो किया। अगले दिन 4 अप्रैल को शर्मनाक तरीके से असम की एक रैली को संबोधित किया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद वो ट्वीट करते हैं, इनके मंत्री जितेंद्र सिंह ट्वीट करते हैं। और ये हूबहू वही परिस्थिति है जब 14 फरवरी 2019 को पुलवामा का हमला हुआ और देश के प्रधानमंत्री जिम कॉर्बेट पार्क में बियर गिल्स के साथ डिस्कवरी चैनल के लिए शूटिंग कर रहे थे और मगरमच्छों को खिला रहे थे। तो घर में घुस के मारा ना, पुलवामा के मास्टरमाइंड्स को घर में घुसकर मारा फिर सरकार ने। संदीप जी, इतना ही नहीं, यहां बात नहीं थमती। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने एक रैली को संबोधित किया फोन पर। मौसम खराब था, वहां नहीं जा सकते, तो फोन पर रैली को संबोधित किया। इससे दर्दनाक और दुखद कोई घटना हो सकती है? अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता को मैं आईना दिखाना चाहता हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लोकसभा में अभी पुलवामा का बदला लिया कि नहीं लिया? आपने, आपको मुंह की खानी पड़ी कि नहीं खानी पड़ी? सवाल उठाए आपने पुलवामा को लेकर। संदीप चौधरी जी, ये जो लोकसभा में डेटा दिया गया है, ये इस बात की गवाही देते हैं कि आज तक आजाद भारत के इतिहास में सबसे अधिक सीज फायर के वायलेशन आज इस वर्ष ये लोकसभा में डेटा दिया है। सबसे ज्यादा आतंकी हमले मोदी सरकार के कार्यकाल में हुए, सबसे ज्यादा जवानों की शहादत मोदी सरकार के कार्यकाल में हुई। ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि अपनी जवाबदेही को तय करने की अपेक्षा राजनीतिक सत्ता की फूंक मिटाने के लिए देश के गृह मंत्री जब तो सारे मिटा रहे हैं ना, देश के मर कौन रहा है? इससे आम जवान मर रहा है, जिसके घर वालों को पूरी जानकारी नहीं मिल रही। ना केंद्रीय सरकार ने ना राज्य सरकार ने संपर्क साधने की जहमत उठाई है। बिल्कुल, इससे दुखद क्या है? खुद जो हमारे वीर सैनिक हैं, उनकी पत्नी, उनका परिवार यहां है, क्या उनके सम्मुख संदेश जाएगा? क्या दायित्व नहीं था कि स्वयं गृह मंत्री एक फोन करते? क्या दायित्व नहीं था कि प्रधानमंत्री जी स्वयं बात करते और आश्वस्ति देते? हमारी सबसे पहली प्राथमिकता हमारे वो जवान होने चाहिए जो हमारी सीमाओं पर और अतिवादी विचारधारा के साथ लड़कर हमारी ये तो सुनते सुनते कान पक गए, मेरे बाल भी पक गए हैं। अतुल कुमार अंजान, ये सुनते सुनते मेरे कान भी पक गए हैं और बाल भी पक चुके हैं। इसके अलावा भी कुछ कहा जाएगा? 1 मिनट अबे दुबे। अब अतुल कुमार अंजान, जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एक दूसरे पर टोपी पहनाने का यह खेल चल रहा है और तिरंगे में लपेटे जा रहे हैं हमारे बहादुर जवान। हकीकत यह है। संदीप चौधरी जी, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही देश के सामने संकटपूर्ण और समाज के सामने संकटपूर्ण ये विषय है, काफ़ी लंबे समय से है। मैं कुछ एक सवाल आपके सामने उठाना चाहता हूं, उस पर गौर कीजिएगा। इस विषय से हट करके नहीं है, इसी से जुड़े हुए। ये क्या वजह है कि
झारखंड में और छत्तीसगढ़ में ये संकट है? क्या वजह है कि ये संकट वहीं गहरा है जहां आदिवासी है? क्या वजह है कि ये संकट इसलिए है कि जहां बहुत बड़ी खदानें हैं, खनिज संपदा है, वहीं संकट है? आपको ये नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से लगातार देश के देसी और परदेसी पूंजी और देश के कारपोरेट घराने इस इलाके के खदानों पर कब्जा करने के लिए जुटे हैं? जहां ये घटना हुई है उस घटना के अंदर 20,000 पेड़ पिछले 6 महीने में काटे गए हैं। वहां पर खदानों पर कब्जा करने के लिए आप इन माओवादियों को, नक्सलियों को जस्टिफाई कर रहे हैं क्या? ठेका अतुल कुमार अंजान, ये आंदोलन मैं कर रहा हूं। अब आगे सुनिए ना मैं क्या कह रहा हूं। हाँ। मैं जस्टिफाई यही नहीं कर रहा हूं। ये सवाल और भी महत्वपूर्ण है कि रमन सिंह जी बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन 15 साल तक राज करने के बाद उन्होंने लगभग 350 पुलिस के जवान मारे गए हमारे। और पूरी एक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस का नेतृत्व इसी के अंदर विद्याचरण शुक्ल से लेकर के सब समाप्त हो गया था रमन सिंह जी के जमाने में, नक्सल इस आंदोलन या इस घातक हमले की वजह से। भारत के संविधान में अनुसूची 5 के तहत देश के आदिवासियों को विशेष अधिकार दिए गए हैं और देश के राष्ट्रपति उनके प्रधान संरक्षक हैं और उनको इतने अधिकार दिए हैं कि आदिवासियों के संबंध में बिना किसी सरकार से बात किए हुए वो अपने मन से वहां पर क्या कार्य चल रहा है इसकी समीक्षा कर सकते हैं। आज इस घटना के बाद अतुल कुमार अंजान, राष्ट्रपति जी जो हमारे सुरक्षा कर्मियों पर, देश के बहादुर सिपाहियों पर हमले करेगा, उन्हें जान से मारेगा, वो आतंकवादी है। जिसे बात करनी है बात करिए, आकर सरकार से आंदोलन कीजिए। ये सशस्त्र सो कॉल्ड, आपने आंदोलन शब्द इस्तेमाल कर दिया, ये देशद्रोही बैठे हैं, इनके लिए मेरे मन में कतई कोई संवेदना नहीं है। आपके मन में संवेदना होगी कि नहीं है, मैं भी इनके इस आतंक का जमकर विरोध करता हूं। मैं जिस पार्टी का हूं, मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से इन तमाम लोगों से जो आतंकवाद की इन घटनाओं में लगे हैं अपील करना चाहता हूं कि इस तरह की घटनाओं से कोई फायदा नहीं और राकेश्वर सिंह को तत्काल छोड़िए। मैं इसलिए बात कर रहा हूं संदीप चौधरी जी, आप कुछ आइसोलेशन में बात कर रहे हैं। मैं आइसोलेशन में बात नहीं करता हूं। कि इसी बस्तर के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को उठा करके, न आप नहीं करते तो मैं भी नहीं करता हूं, एक डीएम को उठाकर ले गए थे और उस डीएम को छुड़ाने के लिए हमारे साथी जो हमारी पार्टी के नेता हैं मनीष कुंजम ने सारे, और बीडी शर्मा आईएएस जो रिटायर थे, पूरा काम किया था, उनको बचाकर लाए थे। हम ये बात करना चाहते हैं कि ये आतंकवादी घटना, इनका महिमा मंडन करने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ। कोई समर्थन नहीं, ना कोई महिमा मंडन नहीं करने दूंगा मैं यहाँ पर। ये नक्सली हैं, नहीं तो ये देश के संविधान को नहीं मानते, नहीं तो आप महिमा मंडन अगर नहीं कर रहे तो हम महिमा, हमारे जवानों को हम पर गोलियां चलाते हैं। अरे नहीं, सवाल ये है हमारे राजनीतिक व्यवस्था क्या कर रही है। मेरा सवाल ये है, आप चाहे मेरा सवाल यह है कि इस देश के अंदर चौथा खंबा लोकतंत्र का क्यों खामोश बैठता है? सरकार की कमजोरियों को गिनाने में क्यों उसकी नानी पड़ती है? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। किसी की नहीं बचती है। नहीं, आपने क्यों नहीं आज तक बताया कि बीजापुर के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर कौन है वो कारपोरेट घराना जो लूट रहा है? किसने 20,000 पेड़ काटे हैं? ये बोलिए ना, समझाइए, दिखाइए। उसका मतलब ये है गोलियां चलाओगे, लोगों के साथ अन्याय होगा, संविधान की धज्जियां उड़ाओगे। आप ये भूल गए, कोई सहानुभूति नहीं है उनके लिए। इसके मतलब यशोवर्धन आजाद नहीं, आप विचारधारा पर आप कहीं विषयांतर हो गए हैं। एक मिनट, यशोवर्धन आजाद स्क्रीन पर। यशोवर्धन आजाद, माफी चाहूंगा, आप 7:30 बजे तक का ही टाइम दिया, पर मैं आपका बेशकीमती विश्लेषण चाहूंगा। ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, आप इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्पेशल डायरेक्टर रहे हैं। मुझे ये बताइए, खबर मिलती है कि 2 नक्सली कमांडर छिपे हुए हैं फलाना जगह, 2000 हमारे सुरक्षा कर्मी जाते हैं जिसमें कोबरा भी शामिल है, इलीट फोर्स है वो, ऐसे ही नक्सलियों से निपटने के लिए बनाई गई है, और वहां पर इन पर घात लगा दी जाती है और इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है ये बताया जाता है। ये आपके गले उतरता है?
देखिए, अब आपने मुझे मौका दिया है इतनी देर के बाद, मुझे जाना है 1 मिनट में, मैं जल्दी से अपनी बात करके यहाँ से निकलूंगा। पहली बात तो ये कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, ये 2 जिलों का ऑपरेशन था, सुकमा और बीजापुर का, जिसको कि सीआरपीएफ, जो कि वाकई मुख्य धारा में सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं, जिसने कमान संभाली एंटी नक्सल कैंपेन की, उसमें कोबरा के कमांडोज भी थे। ये जो ऑपरेशन है वो लॉन्च किया गया, उसमें 2000 लोग लगे, क्योंकि हिटमा कमांडर को पकड़ने के लिए, जो कि बिल्कुल सही था। ऑपरेशन का एम था मल्टीपल टारगेट्स को अटैक करने का। उसमें से एक जो टुकड़ी थी 450 की, वो लौटते समय इनको माओवादी ने घेरा। ये जब 2000 की मूवमेंट होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या को पता लग जाता है कि ये 2000 की मूवमेंट हुई है, इसीलिए फोर्स वैसे भी प्रिपेयर्ड रहती है। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा, ना ये कोई एम्बुश था, एक डायरेक्ट फाइट था, जो कि कमाल की लड़ाई लड़ी है सीआरपीएफ और डीसीआरजी ने, और इनके 20 अब 22 लोग जो भी मरे हैं, और उधर 25 से 30 लोग मरे हैं। और ऐसी फाइट्स के लिए हमें दाद देना चाहिए। अब इसमें जो लैप्स है वो टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी का, कि वो जोले गांव की तरह, तकले गांव की तरह गए, जो कि गांव खाली करा दिया गया था, 3 गांव खाली करा दिए गए थे, लेकिन वो अपने घायल साथियों को लेके बचाने गए थे। उन्होंने सोचा था कि ये टेरेन में फाइट करना इजी होगा, लेकिन 5 घंटे का इनकाउंटर चला, और उसके बाद माओइस्ट जो है वहां से गए, और इनके 22 आदमी। इसलिए मैं कहूंगा कि ऐसी जो लड़ाई है, इसके लिए हमें सैनिकों को बधाई देना चाहिए, उन्होंने कमाल का नया नैरेटिव हो गया है क्या यशोवर्धन आजाद? ये पिछले साल चीन ने जब घुसपैठ की थी, तब भी कहा गया कि हमारे 20 मरे हैं, उनके हमने 20 मार दिए, बाद में कहा गया 40 मार दिए। यहां भी कहा जा रहा है जी हमारे 22 मरे तो नक्सलियों के 25 से 30 मार दिए। अगर ये डेथ रेशो 1:1 भी हो रहा है, हमारे 2000 सैनिक जाते हैं, उनकी हिम्मत कैसे हो रही है? वो ऐसे आमना सामना कर कैसे पा रहे हैं? क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा? ये क्या बैडली एग्जीक्यूटेड एक ऑपरेशन था? क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा? दे रहे हैं संदीप जी, आप मेरी बात तो सुनिए। मैं सुन रहा हूं ना। 2 इंटेलिजेंस के मुताबिक बुलाए गए थे, वो हार्डकोर इंटेलिजेंस था, जिसमें ये कहा गया था कि इतने शव पड़े हैं, इनको उठा के ले जाना है। और एक महिला कमांडर को कहते हैं ये मैसेज गया था, जिसके आधार पे मैं जो बोलता हूं वो बिल्कुल इंटेलिजेंस के आधार पे बोलता हूं और तथ्यों के आधार पे बोलता हूं। और इन राजनीतिज्ञों को यह बताना चाहता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक पार्ट टाइम एक्सरसाइज नहीं है, जिसमें कभी कभी आके मंत्री बैठ गए वहां पे, और कभी कभी गृह सचिव बैठ गए और फाइल निपटा दिया। इसके लिए एक इंटरनल मिनिस्ट्री की आवश्यकता है। इसके लिए एक ऐसे मिनिस्टर की आवश्यकता है जो फुल टाइम जॉब करे, बस्तर में जाए रहे, और एक पुलिस अफसर की आवश्यकता है। तो वो कौन करेगा? 2016 में नोटबंदी के टाइम कहा गया माओवादियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे, फंडिंग बंद कर देंगे। 4.5 साल हो गए यशोवर्धन आजाद, फंडिंग तो बरकरार है ना, दिख रहा है। उनका दिक्कत हो गई है, इतने ही टाइम के लिए थे। आप ना इत्तेफाकी कर रहे हैं, यशोवर्धन आजाद कह रहे हैं कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं। बिल्कुल इंटेलिजेंस फेलियर है संदीप जी, और मैं आपकी सोच और आपके विचारों से सहमत हूं। हम लोगों को इन लोगों ने गन फॉडर बना रखा है, हमें इंडिपेंडेंटली काम करने नहीं देते। ये देखिए उस तरफ से भी वो इंफॉर्मेशन भेजते हैं कि साहब फला जगह पर मिलिटेंट बैठे हैं, ये है वो है, वो हम अगर हम वहां जा रहे हैं, ये कह रहे हैं यशोवर्धन आजाद की क्रेडिबल इंफॉर्मेशन थी, चलिए जी वहां पर शव थे, पर घात कैसे लगाए बैठे थे? तो ट्रैप थी ना वो, तो ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं तो क्या है? हमारे को सिखाया जाता है वी विल हैव टू क्रॉस चेक द इंफॉर्मेशन, विदाउट क्रॉस चेकिंग द इंफॉर्मेशन वी विल नॉट मूव आवर ट्रूप्स, वी विल मूव। ये कोई 2 देशों की लड़ाई थोड़ी है, ये तो मिलिटेंट्स और उनके साथ लड़ाई है जो छुपे बैठे हैं। तो हम बिना क्रॉस वेरिफिकेशन के हम कैसे अपने ट्रूप्स को भेज देंगे? और यही धंधा होता रहा है पहले भी, जिसमें हमारे 76 जवान 2010 में मारे गए थे। हाँ, बिल्कुल मारे गए थे। उनको भी घेर के मार दिया इन लोगों ने। इस बार भी देखिए घेर के बैठे हुए थे, और फरवरी से जून के बीच ये काउंटर ऑफेंसिव करते हैं। ज्यादातर हमले फरवरी से जून के बीच में होते हैं। इंफॉर्मेशन सही है, लेकिन हमारे लोग जो हैं इतना, हमारी केंद्रीय एजेंसियां, केंद्र सरकार इस बात से अनभिज्ञ है क्या? एक बिल्कुल नहीं, सबको पता है। लेकिन ये लोग मेडल लेने के लिए, जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे ना, उनको मेडल चाहिए, बैठे बैठाए गैलेंट्री मेडल चाहिए। दे टेक डिसीजंस
जस्ट टू टेक गैलेंट्री मेडल फ्रॉम द गवर्नमेंट। उनको ये मतलब नहीं कि हमारे कितने जवान मारे जाएंगे। मारा तो जाएगा कांस्टेबल ना, वहां पर Yes. सिपाही मारा जाएगा। Yes. राकेश्वर सिंह की जानकारी नहीं मिलेगी और यहां बताया जाएगा, एक कहेगा जी गृह मंत्री घूम रहे थे, दूसरे कहेंगे जी मुख्यमंत्री घूम रहे थे। ये चलेगा भाई? इतना बड़ा ऑपरेशन कैनॉट बी प्लान्ड बाय ए जूनियर ऑफिसर, इट हैज बीन प्लान्ड बाय ए वेरी सीनियर ऑफिसर। व्हाट वाज ही डूइंग? व्हाई डिड नॉट ही क्रॉस चेक द इंफॉर्मेशन? What was the information? मतलब गृह मंत्रालय, जो अभय दुबे कह रहे हैं, गृह मंत्रालय इसको पूरा मॉनिटर कर रहा था, करता है। जिम्मेदारी गृह मंत्री की हो जाती है। नहीं, मॉनिटर होता है, सेंट्रल लेवल पे मॉनिटर होता है, सीआरपी हेडक्वार्टर में मॉनिटर होता है, एमएचए में मॉनिटर होता है। ये ऐसे कैसे कोई कह देगा कि नहीं होता है? और स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते ही बोल देते हैं। ऐसे में अहम सवाल ये है, और नहीं है, हाँ, चीफ मिनिस्टर को पता ही नहीं है, कुछ जाना नहीं। गोपाली आर श्रीनिवास, मुझे ये बताइए, ठीक है बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, श्रद्धांजलि भी दे दी हमने 22 अपने बहादुर जवानों को। ये ऑपरेशन अंजाम जो दिया गया है, किसी ने तो ग्रीन लाइट किया होगा ना। 2000 सैनिक हमारे सुरक्षाकर्मी ऐसे ही तो नहीं जाएंगे बीजापुर के जंगलों में। जिम्मेदारी किसकी है? कोई जिम्मेदारी भी लेगा। They should fix responsibility. They have not fixed संदीप जी, 2010 का भी। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। इसके पीछे आप इसको बिलीव करिए, इंक्वायरी होगी और जो कुछ भी होगा इंक्वायरी में वो जरूर रिस्पॉन्सिबिलिटी सक्सेशन होगा। और गृह मंत्री जी मैं समझता हूँ बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। जो जैसे 2010 की इंक्वायरी हुई, 13 की, 14 की, 18 की, सब नक्सली हमलों की जिम्मेदारी ले ली ना। वो मुझे नहीं पता लगा कि कौन जिम्मेदार था उनके लिए। संदीप जी, अब मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आप पेशेंस रखिए, इसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। पेशेंस रखे, रिजल्ट मिलेगा। जिम्मेदारी किसकी है पर अभय दुबे? आज तक तय हुई है? संदीप जी, देखिए एक गंभीर विषय पर मैं बात करना चाहता हूं। ये गृह मंत्रालय को इस बात की पुख्ता जानकारी है कि ये स्ट्रेटेजिक यूनाइटेड फ्रंट का काम है। ये जम्मू कश्मीर के, नॉर्थ ईस्ट के आतंकवादी और माओवादी, ये लोग मिलकर एक अभियान चला रहे हैं और इनको जो पूरा का पूरा समर्थन मिल रहा है वो फिलीपींस और टर्की से मिल रहा है। और ये भी जानकारी इनके पास है कि बांग्लादेश की बॉर्डर से ये सारा असला आ रहा है। और असला क्या आप कल्पना नहीं कर सकते, यूबीजीएल, मोर्टार से हमला, रॉकेट लॉन्चर से हमला, ये वेपन्स इनके पास आ कहां से रहे हैं? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, जो अनजान साहब कह रहे थे कि वो जंगल की कटाई हो रही है, ये बिल्कुल अलग विषय है। ये बहुत स्ट्रेटेजिकली हिंदुस्तान की अस्मिता पर हमला है। हम सब एक हैं, लेकिन दुख तब होता है जब हम अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति को आगे रख देते हैं। तो वो तो आप भी रख रहे हो और बीजेपी भी, हमारे जवानों की अपेक्षा, और ये कह देते हैं कि गृह मंत्रालय नहीं, वो तो साहब राज्य सरकार की जिम्मेदारी। अरे नहीं साहब, जैसे ही हमारे मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ के पता लगा, वो तत्काल इस कोशिश में थे कि कैसे नहीं वो कोशिश साफ दिख रही है, आम जनता देख रही है। आर.के. सिंह, जिम्मेदारी भी तय होगी, कभी आज तक तय हुई है? नहीं तय हुई संदीप जी। मैं तो भुक्तभोगी हूं। हमारे 76 जवान मारे गए थे। मैं आईजी एनईएस था और हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की और एक बड़े ईमानदार डीजी होते थे बीएसएफ के, कहते थे मैं बहुत ईमानदार हूं। उनको जिम्मेवारी दी गई कि इसकी जांच पड़ताल करके लेट अस फिक्स रिस्पांसिबिलिटी वंस फॉर ऑल। एक एग्जाम्पल बनना चाहिए, नजीर बनना चाहिए। और उन्होंने ऐसा लिपापोती किया और बलि का बकरा एक दूसरे को बना दिया जो व्यक्ति वहां अवेलेबल नहीं था। इस तरह के काम जब होंगे तो क्या आप अचीव करेंगे? कभी अचीव नहीं कर सकते। तो ये घड़ियाली आंसू हमें बहाना बंद करना पड़ेगा। हमारे बहादुर जवानों को न्यूज़ 24 की तरफ से मैं फिर से नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। राकेश्वर सिंह जी सुरक्षित वापस आएं, अपने परिवार से मिल सकें, अपनी धर्मपत्नी मीनू से मिल सकें, ये भी मैं कामना करता हूं। लेकिन सिर्फ शहादत व्यर्थ में नहीं जाएगी, कहने से काम नहीं चलने वाला है। इससे आगे बढ़ना होगा और जिम्मेदारी तो तय करनी ही करनी होगी। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।